दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके ईवीएस पेडागोजी से होने वाले हैं। यदि आप पेडागोजी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, उससे ही आपकी पेडागोजी की अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वे क्वेश्चन को देखेंगे और हम व्याख्या सहित इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। जितने ज्यादा आप पेडागोजी के क्वेश्चंस करोगे इतना ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट आएगा। और यदि आपको कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट के लिए मैंने एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड करा दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मैंने पूरा का पूरा ईवीएस का कंटेंट का मैराथन भी आपको दे दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पेडागोजी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु मलिक और स्वागत है आपका एम विद मधु पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। यहाँ पर कुछ तकनीकें दी हुई है, आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सी तकनीकें सही है। तो फर्स्ट है परियोजना कार्य, सेकंड है क्षेत्र भ्रमण, थर्ड है जर्नल लिखना और फोर्थ है विचार मानचित्रण। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन सी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। परियोजना कार्य सही है और क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को असाइनमेंट्स भी देते हैं ताकि बच्चे जो एक्टिविटी होती हैं उनमें इन्वॉल्व रहे। और सेकंड क्षेत्र भ्रमण तो सबसे अच्छा मेथड होता है ईवीएस सिखाने के लिए बच्चों का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। आपके ऑप्शंस है निर्देशन प्रदर्शन, सेकंड है सृजनात्मक खेल, थर्ड है हस्तपरक गतिविधि और फोर्थ है चित्र पठन। यहाँ पर एक वर्ड पर आपको फोकस करना है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। तो कौन सा इनमें से प्रयोग करने से संबंधी संकेतक का आकलन का करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि हस्तपरक गतिविधि। अपने हाथ से जब बच्चे को अपने हाथ से करेंगे बच्चे किसी प्रयोग को, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। आपके ऑप्शंस है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी, सेकंड है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी, थर्ड है बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना और फोर्थ है बच्चों के कार्यों से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो आपको बताना है कि जो शिक्षिका है पर्यावरण अध्ययन की, इनमें से उसे क्या नहीं करना चाहिए आकलन करते समय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि बच्चों के कार्यों के केवल कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि जो शिक्षिका है उसे कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सभी, यानी कि सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चों के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि आपके ऑप्शंस है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, सेकंड है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, थर्ड है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, फोर्थ है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। जो समुदाय है यानी कि कम्युनिटी, वे सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो क्यों है वह महत्वपूर्ण संसाधन? क्योंकि यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो फोर्थ का होगा ऑप्शन 4। फिफ्थ क्वेश्चन है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शंस है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, सेकंड है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, थर्ड है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना,
फोर्थ है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। जो गरीबी है, निरक्षरता, वर्ग असमानता, ये सभी सामाजिक मुद्दे हैं। यदि बच्चे समूह में इस तरह के मुद्दों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे उनका सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन भी होगा। इसलिए इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस है, फर्स्ट है आक्रामक व्यवहार, सेकंड है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, थर्ड है बहुत बात करना, फोर्थ है हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि आक्रामक व्यवहार। जब बच्चा तनावग्रस्त होगा वह आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करेगा, जैसे दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, चीज़ों को तोड़े फोड़ेगा। उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके शिक्षिका पहचान कर सकती है कि बच्चा तनावग्रस्त है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस है, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, सेकंड है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरी के बारे में चर्चा करना, थर्ड है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, फोर्थ है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरी के बारे में चर्चा करना। अगर पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन होगा, यानी कि पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब पेरेंट्स और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तभी बच्चे की कमियों को डिस्कस कर पाएंगे, जिससे कमजोरी का पता लगाकर उनका निदान किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। आपके ऑप्शंस है, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, सेकंड है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, थर्ड है प्रश्न प्रकरण को संदर्भक बनाने में मदद करते हैं, और फोर्थ है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो शिक्षिका है वह कक्षा की शुरुआत करती है कुछ प्रश्न पूछने से, तो इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे कम प्राथमिकता देता है इस चीज को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपका गलत है कि जो शिक्षार्थियों का चिंतन है उसे हमें सीमित नहीं करना। शिक्षार्थियों का जो चिंतन है वह व्यापक होना चाहिए। इसी वजह से शिक्षिका कक्षा में कक्षा स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके ऑप्शंस है, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, सेकंड है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, थर्ड है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, और फोर्थ है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। आपको बताना है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। अब बच्चे को कहेंगे कि एक पौधा लगाए। जब बच्चा अपने आप अपने हाथ से पौधा लगाएगा, उसकी देखभाल करेगा, उसे समय समय पर पानी देगा, इससे क्या होगा? इससे बच्चे को हस्तपरक अनुभव मिलेगा। बच्चा चीज़ों को करके ज़्यादा सीखते हैं। तो बच्चा जब खुद से उस चीज़ को करेगा तो उसकी जो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा है वो सबसे सही ये जो पॉइंट है आपका कि एक पौधे को लगाना और उसका पोषण करना, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है इसके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस है, यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। सेकंड है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। थर्ड है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और फोर्थ है, यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती है। तो आपको बताना है कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक है उनमें इसमें से कौन सी विशेषता शामिल नहीं होनी चाहिए, उसकी कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। आपको मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि जो अमूर्त अवधारणाएं हैं बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चे अमूर्त अवधारणाओं को सीखने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन थर्ड इसमें बेस्ट होगा। 11th क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण चिंताओं के विषय में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? आपकी ऑप्शन है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। सेकंड है, विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। थर्ड है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और फोर्थ है, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। अब आपको बताना है कि जो प्रदूषण पाठ है उसको पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा मेथड, यानी कि सबसे प्रभावी कौन सा मेथड हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। यहाँ पर जो विद्यार्थी है वे समूह में परियोजनाओं पर कार्य करेंगे, क्योंकि जब बच्चा समूह में कार्य करते हैं तो वे ज़्यादा सीखते हैं, बेहतर सीखते हैं, उनका सीखना ज़्यादा होता है, वे एक्टिव रूप से उसमें भागीदारी सुनिश्चित करते हैं अपनी। तो 11th का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। अब आपको कुछ मूल्यांकन तकनीक दी गई है, कौन कौन सी है? पहली है कि हस्तस्थित क्रियाकलापों का मूल्यांकन। सेकंड है गृह कार्य मूल्यांकन। थर्ड है परियोजना कार्य मूल्यांकन। फोर्थ है मौखिक शिक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? आपको बताना है कि जो ये तकनीकें दी हुई हैं, जो ये मूल्यांकन तकनीक दी हुई है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकता है। अब वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन क्या होता है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेम रहना, भले ही व्यक्ति बदल जाए पर आंसर आपका सेम हो। आपने एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन देखे होंगे, फिलअप, एमसीक्यू टाइप, ट्रू फॉल्स, इन सभी के आंसर सेम आते हैं, अलग अलग व्यक्ति के पूछने पर भी सेम आंसर आते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट है हस्तस्थित क्रियाकलापों का मूल्यांकन और फोर्थ है मौखिक परीक्षा। अब सेकंड क्यों नहीं हुआ इसमें, गृह कार्य मूल्यांकन? क्योंकि गृह कार्य का मतलब है कि जो बच्चे होमवर्क घर से करके लेके आते हैं उसमें शिक्षक को, जो शिक्षिका होगी या शिक्षक होगा, उसे ये नहीं पता होगा कि यह कार्य बच्चे ने स्वयं किया है, ये इसके पेरेंट्स ने या सिबलिंग्स ने, किसी ने इसकी हेल्प की है इस कार्य को करने में। तो 12th का होगा ऑप्शन बी, यानी कि हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? आपके ऑप्शंस है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। सेकंड है मास्टरी लर्निंग। थर्ड है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। फोर्थ है समय का सदुपयोग। तो इसमें आपको बताना है जो ईवीएस में गृह कार्य होता है उसको किस चीज पर केंद्रित होना चाहिए।
इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ईवीएस में अच्छा कार्य वही होगा जो बच्चों को कुछ खोजने, नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्तेजित करे। तो 13th का होगा ऑप्शन थर्ड, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? आपके ऑप्शंस है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, सेकंड है हस्तपरक क्रियाकलाप, थर्ड है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना और फोर्थ है विषय अनुसार उपागम। जो एनसीएफ 2005 है वह पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में इनमें से किसे प्रस्तावित नहीं करता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों को एक संदर्भगत वातावरण मिले, बच्चे अपने अनुभवों को बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़े, हस्तपरक क्रियाकलाप मिले उन्हें। ये उद्देश्य नहीं है कि उन्हें तकनीकी शब्दावली सिखाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। आपके ऑप्शन है अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण या फिर अभिसारी चिंतन। श्यामा जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है क्लास में और इसलिए उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी भी माना जाता है। तो उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी किस वजह से माना जाता है? उसके अपसारी चिंतन की वजह से। इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अपसारी चिंतन राइट होगा। जहाँ भी सृजनात्मक वर्ड आपको मिले वह हमेशा अपसारी चिंतन से जुड़ा हुआ होगा। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाना, कुछ नई नई खोज करना, क्रिएटिव बनना। और अपसारी चिंतन का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग, चीज़ों के बारे में एक पहलू को ना सोचकर, एक एस्पेक्ट को ना सोचकर अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोचना, यानी कि थिंकिंग डाइवर्स है, थिंकिंग फैली हुई है। इसमें ऑप्शन फोर्थ है अभिसारी चिंतन। इसका मतलब है कन्वर्जेंट थिंकिंग, आप किसी चीज़ के विषय में एक ही तथ्य को पकड़कर उसी के विषय में सोचते हैं। तो हमेशा क्रिएटिविटी अपसारी चिंतन से ही आपकी संबंधित होगी। क्रिएटिविटी हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही जुड़ी हुई होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 16th क्वेश्चन है, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं एनवायरमेंटल स्किल, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़। आपको बताना है कि ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होगी ईवीएस की फुल फॉर्म? ईवीएस की फुल फॉर्म होगी एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो 16th का होगा ऑप्शन फोर्थ एनवायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शंस है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, सेकंड है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, थर्ड है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, फोर्थ है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव आंसर बताना है इसमें आपको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। कक्षा में कड़ा अनुशासन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों में भय का माहौल बनेगा और बच्चे ना तो अपने डाउट्स पूछ पाएंगे और ना ही खुद को अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तो 17th का होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश में सुधार करना है। आपके ऑप्शंस है अवलोकन कौशलों में, सेकंड है संवेगात्मक कौशलों में, थर्ड है चिंतन कौशलों में और फोर्थ है बोलने संबंधित कौशलों में। जो गहन जांच पड़ताल वाले प्रश्न होते हैं वे कौन सा कौशल विकसित करते हैं? वे करते हैं चिंतन कौशल विकसित।
जब बच्चा किसी क्वेश्चन के बारे में गहनता से जांच पड़ताल करेगा, उसकी कल्पना करेगा, तो उसका चिंतन कौशल विकसित होगा। ठीक है, तो 18th का हुआ ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर कुछ पद्धति दी हुई है जिसका प्रयोग शिक्षिका हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण को पढ़ाते हुए करती है। अब ए पॉइंट है कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, बी है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, सी है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो आपको बताना है कि कौन से उपागम का प्रयोग कर रही है नलिनी। आपके ऑप्शंस है अपनी पाठ योजना का पालन करना, सेकंड है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, थर्ड है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना और फोर्थ है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। नलिनी बच्चों को अलग अलग मेथड से सिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे उसने पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाया, उसके बाद वह पक्षियों पर आधारित चार्ट का प्रयोग किया, उसने उसका वर्णन किया, उसके बाद वह बच्चों को पार्क में लेकर गई। ये अलग अलग मेथड से वह बच्चों को सिखाना चाहती है ताकि शिक्षार्थियों को जो प्रकरण है हमारे दोस्त पक्षी वह समझ आ जाए। तो 19th का होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? आपके ऑप्शन है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, सेकंड है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, थर्ड है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना और फोर्थ है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो आपसे पूछा है कि एक प्रकरण है खेल जो हम खेलते हैं, शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावी युक्ति कौन सी होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। इससे क्या होगा? इससे बच्चे कार्य स्वयं करेंगे, बच्चे खुद खेलेंगे। उन्हें करके सीखने से क्या होता है? करके सीखने से बच्चा अधिक सीखता है, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा तो बच्चा अधिक सीखेगा। इसलिए 20 का होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, ए पॉइंट है कि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, बी है संदर्भित अधिगम प्रवेश प्रदान कर सकती है, सी है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है और डी है सृजनात्मकता एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती है। तो आपको बताना है कि जो कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाई जाती है वह क्यों प्रभावशाली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है और सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। अब सी ऑप्शन गलत क्यों हुआ? क्योंकि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। ये ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर बच्चे अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सक्षम नहीं होते, तो इसका सी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो 21 का होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इसमें ए, बी और डी पॉइंट सही है। क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। फर्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने और समस्या समाधान। तो कौन सी नहीं है इसमें पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि?
ऑप्शन थर्ड यानी कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। आपको पता है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वह लेक्चर मेथड से पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड यानी कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना ये बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डर को डैश कहा जा सकता है। आपके ऑप्शंस है पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य या फिर घटना वृत्तांत अभिलेख। तो जो बच्चे हैं वे कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में की गई जो सामग्री है एकत्रित की गई उन्हें एक फोल्डर में डालते हैं। तो इन फोल्डरों को क्या बोला जाता है? इन फोल्डरों को बोला जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक तरह से बच्चे का रिकॉर्ड होता है जो एक शिक्षक अपने पास रखता है, उसमें बच्चे से संबंधित सभी जानकारियां होती है। तो 23 का होगा ऑप्शन फर्स्ट पोर्टफोलियो। 24th क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है या फिर हो सकते हैं? ए पॉइंट है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। बी है, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। सी है, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। और डी है, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस में एक चैप्टर है सुनीता इन स्पेस। तो उस चैप्टर में आपको बताना है कि इसे शामिल करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि जो यह घटना है वह गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। जो सुनीता इन स्पेस चैप्टर दिया हुआ है क्लास 5th एनसीईआरटी में वो आप जाके पढ़ सकते हैं। उसमें सभी जितनी भी चीज़ें हैं वह ग्रेविटी से रिलेटेड ही दी हुई है, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड ही चीज़ें दी हुई है। तो 24th का होगा ऑप्शन फर्स्ट। 5th क्वेश्चन है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन है कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। सेकंड है उनमें से धूल को हटाने के लिए। थर्ड है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। और फोर्थ है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो जो कांच की जार और बोतल होती है, अचार भरने से पूर्व उन्हें धूप में क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि उनके अंदर पानी की नमी रह जाती है, उसे हटाने के लिए। अगर उसमें नमी रह जाएगी तो अचार खराब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी। तो 25th का हुआ ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह आपके ऑप्शन है सुनिश्चित करेगी लड़के लड़कियों के समूह अलग हो। सेकंड है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। थर्ड है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो। फोर्थ है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। अब कोई एक शिक्षक है सामाजिक अध्ययन का, वह कोई क्रियाकलाप कराना चाहता है तो उसे समूह किस प्रकार बनाने चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हो। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इससे उसमें लिंग भेद बढ़ेगा। सेकंड है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, ये भी ऑप्शन गलत है। आपको बच्चों को अंकों ग्रेडों में कभी भी कैटेगराइज नहीं करना है। थर्ड है केवल 2 समूह बनाएं, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो, ये भी गलत होगा क्योंकि हम अगर 2 समूह बनाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा है तो इतने बड़े ग्रुप में बच्चों को आपस में बातचीत करने में भी प्रॉब्लम होगी और एक दूसरे को हेल्प करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो फोर्थ है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा कि जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी का सहयोग होना चाहिए और उन सभी की सहभागिता होनी चाहिए। तो 26 का होगा ऑप्शन फोर्थ। 27th क्वेश्चन है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? आपके ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को दिखाने के लिए कहना। सेकंड है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना।
थर्ड है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। फोर्थ है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अब जो नलिनी है वह कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण पढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। फिल्म दिखाने से क्या होगा, यहाँ ऑडियो विजुअल टूल यूज होगा, इससे बच्चे एक्टिव होकर चीज़ों को सीखेंगे, सक्रिय रूप से बच्चों की इसमें भागीदारी होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये आपके ऑप्शन हैं अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, सेकंड है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, थर्ड है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, फोर्थ है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री क्या काम करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी ऑडियो विजुअल टूल्स यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री और एक्टिविटीज़ का प्रयोग होगा, वहाँ बच्चे इंद्रियों का उपयोग करके सीखेंगे और सीखना भी बच्चों का अधिक होगा, लर्निंग अधिक होगी इससे बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या फिर कौशलों के विकास की आवश्यकता है? फर्स्ट ए पॉइंट है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, बी है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, सी है प्रतीकों और स्केल यानी कि पैमाने की समझ, और डी है स्केल के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। आपको बताना है कि मानचित्र बनाने और समझने के लिए इनमें से कौन से कौशल यानी कि कौन से कौशलों की आवश्यकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि स्थान की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए, स्थान की दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए, प्रतीकों और स्केल की समझ होनी चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी ड्राइंग अच्छी ना हो वह मानचित्र बनाना और समझना नहीं सीख सकता। तो 29 का होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का उपयोग करना। आपके ऑप्शन है गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो या फिर आवधिक परीक्षाएं। तो इसमें जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनके आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक रिकॉर्ड है जिसमें विद्यार्थियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इससे बच्चे के कमजोर और मजबूत पक्षों का पता भी चल जाता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर यह आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन अपने आप से सही कर पाए। यदि आपको सीटेट के लिए नोट्स चाहिए, वो नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट आता है वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।